नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमित प्रताप सिंह और हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, पीपी त्यागी, रिटायर्ड कर्नल। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर, अग्निवीर योजना को लेकर सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। चुनावी दौर में भी उठा, तब लगा चुनावी मुद्दा था, लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद अगले चुनाव के लिए, खासतौर से हरियाणा में, आज ही दीपेंद्र हुड्डा ने फिर से कह दिया कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए। अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम इसे खत्म करेंगे। ये सवाल सिर्फ चुनावी है, ये सवाल सिर्फ पॉलिटिकल है, या वाकई सेना में अग्निवीर योजना जो सरकार लेकर आई वो सही नहीं है युवाओं के लिए? देखिए, इस योजना के ऊपर सवाल उठाने वालों को तर्क और सच्चाई की कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करना चाहिए। हम किसी बात को इसलिए नहीं मानेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अग्नि योजना खराब है। हम किसी बात को इसलिए भी नहीं मानेंगे कि कोई बहुत बड़ा आदमी या नेता कह दे कि अग्नि योजना खराब है। हम किसी बात को इसलिए भी नहीं मानेंगे कि 1947 से ये कहा चला आ रहा है कि जो विपक्ष बोले वो सही और बाकी सब खराब। हम किसी बात को तब मानेंगे जब वो तर्क और सच्चाई की कसौटी के ऊपर खरी उतरेगी। अब मैं आपके साथ हेलो, जरा आवाज बंद कीजिए सर। आ रही, बोले सर, आप बोले। मैं आपके सामने तर्क रखता हूँ। ये जो अग्निवीर है, ये खुद नहीं समझ रहे हैं कि इनको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं केवल अग्निवीर की बात बता रहा हूँ। हिंदुस्तान की फौज के अंदर एक जमाना था जब 1962, ये पीछे से आवाज क्या आ रही है सर, आप बोले। 1962 के युद्ध के समय एक जमाना था कि जब हमको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की जरूरत थी, हमको इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर की जरूरत थी। पान की दुकान लगाने वाले, दर्जी, नाई, बढ़ई, कोई तो रिक्शा चलाने वाले, लेकिन जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो उस कमीशन में गए, ऑफिसर बन गए। और ऑफिसर बनने के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कहने के बाद निकाला, तो उस समय उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमको परमानेंट क्यों नहीं बनाया गया, हमको शॉर्ट कमीशन में क्यों निकाला जा रहा है। खैर, वो निकल गए। एक तो उनको उस समय अच्छे खासे पैसे मिले, दूसरी बात आपको ताज्जुब होगा कि जो बाकी परमानेंट ऑफिसर थे उनमें से ज्यादा अच्छे वो निकले, क्योंकि उनको आईएएस के एग्जाम में, आईपीएस के एग्जाम में 2-3 पेपर माफ कर दिए गए। आम इंटेलिजेंस का आदमी पीएम बन गया, कमिश्नर बन गया। एक नहीं, ऐसे कम से कम सैकड़ों उदाहरण है। यानी जो कमीशन ऑफिसर ये सोच रहा था कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, उसके साथ इतना अच्छा हुआ जो किसी जनरल के साथ भी नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, आपने आज तक किसी पूर्व सैनिक को बस जलाते हुए देखा है? किसी पूर्व सैनिक को सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। क्यों? कभी नहीं। क्योंकि फौज को एक ट्रेनिंग दी जाती है और यही कारण है फौज की ट्रेनिंग का। अब ये भी तर्क है कि 144 करोड़ के हिंदुस्तान में 14 लाख की फौज, 144 करोड़ का 1% कितना हुआ? 14 करोड़। 14 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1.4 करोड़। 1.4 करोड़ का कितना हुआ? 14 लाख। यानी कि देश की आबादी के 1% के 1% के 1% से भी कम फौज। और ये फौज क्या करे? ये 8000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की रक्षा करे, ये 9000 किलोमीटर लंबे करीब जमीनी सरहद की रक्षा करे। और तो और, जब भी देश में कभी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम कैलेमिटी या आपदा आए, फौज को बुला लो, स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। क्यों भाई? क्या फौज के हाथ में कोई जादू का डंडा है? फौज के हाथ में जो है वो है कर्तव्य निष्ठा, प्रशिक्षण, अनुशासन, ईमानदारी।
ये जो फौज को सिखा दी गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब आपने अग्निवीर योजना ली तो उसमें आपने 4 लोगों को लिया, उन्हें आपने फौज की ट्रेनिंग दी, चाहे वो ट्रेनिंग बजाय फुल ट्रेनिंग के 3/4 हुई, लेकिन जैसे संविधान के अंदर पूरे संविधान की आत्मा उसके प्रियम्बल या उसके फंडामेंटल राइट्स में है, ऐसे ही वो आत्मा की ट्रेनिंग उसको मिल गई। अब जब वो ट्रेनिंग मिल गई तो उनमें से एक को तो रिटेन कर लिया गया, जो 3 बचे हुए बाहर आए वो देश के लिए एक किस्म से नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग के धरोहर बन गए, क्योंकि वो खुद गंदा काम नहीं करेंगे, वो दूसरे को गंदा काम नहीं करने देंगे। आज तक जो 13 लाख की फौज करती थी, अब उसे 52 लाख की फौज करेगी। और फिर और बड़ी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। सर आप बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि असल में विपक्ष ने ना तो आज तक कोई तर्क दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि अग्निवीर योजना लाभप्रद नहीं है। लेकिन आपने कई पॉइंट गिनाए कि अगर अग्निवीर योजना से युवा जुड़ता है, सिलेक्शन होता है नहीं होता है, दोनों ही परिस्थितियों में वो ना सिर्फ खुद अपने आप को प्रशिक्षित करेगा, अनुशासित होगा, बल्कि देश हित की जो एक विचार होता है वो उसके मन में जाएगा। मेरा एक प्रश्न यहाँ पर दूसरा ये है कि जब आपने इतने सारे तर्क दिए, जब आप एक खुद रिटायर्ड कर्नल हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि सेना के जवान का कहाँ हित है या नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा आज भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, अब ये 9 रैंक 9 पेंशन की पर ले आई हमें। ये क्यों, आखिर क्या गुमराह करने जैसी स्थिति है? देखिए, मैं कोई सरकार का एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन जो सच बात है उसको मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा। ये लोग जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ये सर गलत कह रहे हैं। मैं इनसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। सिविल सर्विसेज में, आईएएस में और आईपीएस में अग्निवीर योजना क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि ये जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में भी अग्निवीर योजना क्यों नहीं होनी चाहिए? जो 4 साल तक एक आईएएस अधिकारी रहेगा, हमको 4 साल में पता लग जाएगा कि वो कितना इनएफिशिएंट या कितना बेईमान है, और उनमें से जो बेस्ट होगा उसे हम देश के हित में रखेंगे। हमारे लिए इंडिविजुअल का हित इम्पोर्टेंट है या देश का हित इम्पोर्टेंट है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इस योजना को नेताओं में भी क्यों ना रखें? आप उसमें चेक कीजिए, आप जो कोई एक अच्छी चीज हो रही है। दूसरी बात, आज केवल एक इंस्टीट्यूशन बचा है और वो है फौज का। इस फौज के इंस्टीट्यूशन में नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टी को दखलंदाजी का अधिकार ही नहीं है। कारण ये कि जो आज का सिपाही है वो 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज का सिपाही पढ़ा लिखा है, उसके पास एक मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, और टेलीविजन देखता है। और अब 1947 का जी हजूर वाले एटीट्यूड वाला भी नहीं है। आज वो अपनी बातों को समझता है, विश्लेषण करने की क्षमता उसमें आ चुकी है। अब वो ये सवाल पूछता है कि जो नेता ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना गलत है, वो ये सवाल पूछता है, क्या मैं ऐसे नेताओं के लिए जान दूं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है? क्या मैं ऐसे नेताओं के लिए जान दूं जो ये कहते हैं कि चाइना अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है? या मैं ऐसे नेताओं के लिए जान दूं जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को गली का गुंडा कहे? या मैं ऐसे नेताओं के लिए जान दूं जो मेरी बहादुरी के ऊपर, जिसको ये नहीं पता कि कल सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, तो उसकी बहादुरी पे सवाल खड़ा करे? वो कहता है मैं 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ, ये जो भी आदमी कह रहे हैं मेरे खिलाफ, ये अपनी आधी उंगली काट के मुझे दे दे, आई विल गिव 50,000 रुपीज। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। वीर चक्र केवल युद्ध के मैदान में मिलता है, ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है, थोड़े बहुत जिंदा है, उनमें से मैं एक। मैंने अपने सिपाहियों को लड़ते मरते गिरते देखा है। वो सिपाही पैसे के लिए नहीं, वो इज्जत के लिए जीता है, और वो इज्जत अगर उसे इन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इनसे नहीं मिलेगी तो गलत होगा। और यही गलती ये कर रहे हैं, क्योंकि जो अकेला इंस्टीट्यूशन आज हिंदुस्तान में बचा है जिसके ऊपर हम फक्र कर सकते हैं, अगर इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में उसके अंदर भी दखलंदाजी की तो हिंदुस्तान का फ्यूचर
डार्क हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके बिल्कुल सही बात है सर, और सैल्यूट है आपको। आपने बताया कि कैसे आपने लड़ाई को लड़ते देखा है, फौजियों के ऊपर जो वार होता है उसको देखा है, और उसके बाद भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि अभी तक फिलहाल राजनीति से छूता है वो दूर ही रहे तो बेहतर है। मेरा एक प्रश्न और भी है, जब आप इन तमाम सवालों के बीच में राजनीति को देखते हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश में राजनीति सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। इस लोकसभा चुनाव के बाद फिर से अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर समीक्षा की बात कही गई। कई बार जो दबाव होता है विपक्ष का या देश में एक माहौल बन जाता है, तो अच्छे फैसले पर भी विराम लगते भी हमने इस देश में देखा है, या उसमें बदलाव होते भी देखा है। यहाँ पर अगर कुछ बदलाव करेगी केंद्र सरकार समीक्षा के बाद, तो आपको क्या लगता है वो कौन से मेजर पॉइंट होंगे जो कि हो सकता है कि समीक्षा के बाद बदले जाए तो और बेहतर हो? जी, इनमें से एक पॉइंट तो हम पहले ही बता चुके हैं। आज की इस मीटिंग से पहले हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को ये लिख चुके हैं कि देखिए, 4 में से एक का सिलेक्ट करना ऐसा बताता है कि जैसे आपके देश में केवल एक ही एलिजिबल है और 3 इनएलिजिबल है। ये एक गलत संदेश दे रहा है। आप कम से कम 4 में से दो को लीजिए, यानी कि 50% को लीजिए, पहला पॉइंट। और दूसरे की बातों को सुनने के बाद जितना एकोमोडेट कर सकते हैं उसे एब्जॉर्बिंग पावर या एक्यूमन कहते हैं, और वो एक्यूमन एक पॉलिटिशियन में होना चाहिए, और उसे हम भी मानने को तैयार है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप 4 में से 2 को लीजिए, यानी कि 50% डिटेंशन। दूसरी बात, शहादत में दुबात नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ना कि पंगत में दुबात नहीं, ऐसे ही शहादत में दुबात नहीं। अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको ग्रेच्युटी और वो चीजें जो एक परमानेंट सिपाही को मिलती है वो उसको मिलनी चाहिए। तो दूसरी बात। तीसरी बात, अगर संभव हो तो हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यूके के नहीं है। हम लोग डबल रोटी नहीं, हम मक्का की रोटी खाने वाले लोग हैं। लिहाजा हम लोगों के अंदर जो जज्बा रहता है, जो ताकत रहती है, जो रिस्क उठाने की क्षमता रहती है, और जो दुश्मन के साथ लड़ने की क्षमता रहती है, वो ऐसा नहीं कि 4 साल तक ही रहती है। यानी कि अगर देश के हित में चाहे तो 4 साल को 6 या 7 साल किया जा सकता है। 3 पॉइंट, शहादत में दुबात नहीं और 50% डिटेंशन, और एक साल अगर बढ़ाते हैं तो इसे बढ़ा दिया जाए। ये चीजें आम सिपाही को मंजूर होगी। और मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिपाहियों को जानता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 1 लाख लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे सिपाही हैं, ऑफिसर थे। उनसे बातचीत करने के बाद मैं सुझाव। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अग्निवीर योजना कितनी बेहतर योजना है, और साथ में विपक्ष इस पर कितनी बेहतर राजनीति कर रहा है, लेकिन समझने की जरूरत है। और अब जब समीक्षा के बाद कुछ बदलाव होगा तो कौन से पॉइंट थे जिनमें बदलाव हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मोटा मोटा जवानों के लिए और जो रिटायर्ड हमारे तमाम अधिकारी हैं, जिसमें से खुद आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, आपकी निगाह से योजना में कोई ऐसा संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ, राजनीति में कोई संदेह नहीं है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर।